तो दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कक्षा 7 का सेशन जा रहा है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 3। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 3। पाठ 3 का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। तो ये भूगोल से है, पृथ्वी हमारा जीवन, पाठ 3 से। तो पाठ 3 का ये सेशन आपके पास जा रहा है। पाठ 1 और पाठ 2 का भेज चुका हूँ। अब जो भी दोस्त आपके संपर्क में हो उनके पास सेशन को शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोग जोड़ने का प्रयास करें। जो कक्षा 6 में आपके साथ पढ़ रहे थे या जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल से वो भी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें अभ्यास मात्र ही नहीं, पूरे पाठ से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न आपके पास भेज रहा हूं ताकि आपका ज्ञान अधूरा न रहे। तो चलिए पाठ 3 से पहला प्रश्न। प्रश्न 1, भू प्रॉपर्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 1, भू प्रॉपर्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडलीय प्लेटें, जल मंडलीय प्लेटें। प्रश्न नंबर 1, भू प्रॉपर्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहलाता है? तो चलिए इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। भू प्रॉपर्टी और मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो ये स्थल मंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, स्थल मंडल अनेक खंडों में विभाजित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थल मंडल अनेक खंडों में विभाजित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट, दुर्बलता मंडल या विवर्तनिक संचलन। प्रश्न नंबर 2, स्थल मंडल अनेक खंडों में विभाजित होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, स्थल मंडलीय प्लेट। और स्थल मंडल अनेक खंडों में विभाजित होता है, उन्हें कहा जाता है स्थल मंडलीय प्लेट। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब किसका निर्माण होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब किसका निर्माण होता है? पठार का निर्माण होता है या पहाड़ी का निर्माण होता है या ज्वालामुखी फटता है या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 3, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब किसका निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, मेरियाना गर्त किस महासागर में है? मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में या मृत सागर में? प्रश्न नंबर 4, मेरियाना गर्त किस महासागर में है?
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या मृत सागर। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? प्रश्न नंबर 5, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? आंतरिक बल, दीर्घकालिक बल, बाह्य बल या उपर्युक्त तीनों वर्गों में। तो प्रश्न नंबर 5, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये विभाजित किया जाता है आंतरिक बल, दीर्घकालिक बल, बाह्य बल, यानी कि आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों में, उपर्युक्त तीनों वर्गों में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, उसे क्या कहा जाता है? ये करोड़ है। 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, उसे क्या कहा जाता था? पंथालसा, पंजिया, दुर्बलता मंडल, अंटार्कटिक प्लेट। प्रश्न नंबर 6, 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, उसे क्या कहा जाता था? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पंजिया कहा जाता था, पंजिया। तो 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, उसे पंजिया कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? वर्तमान में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीप, 3 महाद्वीप या 9 महाद्वीप। वर्तमान में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप, 5 महाद्वीप, 3 महाद्वीप या 9 महाद्वीप। तो वर्तमान में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, जब दो प्लेटें आमने सामने गत करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 8, जब दो प्लेटें आमने सामने गत करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? वलित पर्वत का निर्माण होता है या चौरस पर्वत का निर्माण होता है या झील का निर्माण होता है या भूकंप ज्यादा आते हैं? प्रश्न नंबर 8, जब दो प्लेटें आमने सामने गत करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसके परिणाम स्वरूप जो निर्माण होता है वो वलित पर्वत का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन
ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, जब दो प्लेट विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? चलिए भाई, प्रश्न नंबर 9 देखें। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? भ्रंश कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, नदी या झील कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, जब दो प्लेट विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भ्रंश। भ्रंश कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, ज्वालामुखी तथा भूकंप किस बल के कारण पैदा होते हैं? ज्वालामुखी तथा भूकंप किस बल के कारण पैदा होते हैं? बाह्य बल के कारण, या आकस्मिक बल के कारण, या आंतरिक बल के कारण, या दीर्घकालिक बल के कारण? प्रश्न नंबर 10, ज्वालामुखी तथा भूकंप किस बल के कारण पैदा होते हैं? बाह्य बल, आकस्मिक बल, आंतरिक बल, ऑप्शन डी दीर्घकालिक बल। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, आकस्मिक बल। जब ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के परिणाम पैदा होते हैं, आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, जिसके मुख से आग निकलती हो क्या कहा जाता है? जिसके मुख से आग निकलती हो क्या कहा जाता है? चलिए भाई, ऑप्शन देखते हैं कि जिसके मुख से आग निकलती हो क्या कहा जाता है? भूकंप कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, निकास नली कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, जिसके मुख से आग निकलती हो क्या कहा जाता है? तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? व्यूअर कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, झील कहते हैं, या वलन कहते हैं? प्रश्न नंबर 12, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं व्यूअर। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देख लें। प्रश्न नंबर 13, ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस व्यूअर में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस व्यूअर में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 13, ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है
और उस बीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वूलर झील कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, नदी कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, तो ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस बीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं क्रेटर झील। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में रखा जा सकता है, 4 वर्गों में रखा जा सकता है, 5 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है 3 वर्गों में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, इटली का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इटली का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एटना है, स्ट्रोम्बोली है, या ए बी दोनों है, या कोई नहीं है? प्रश्न नंबर 15, इटली का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो एटना भी है, स्ट्रोम्बोली भी है, और दोनों है, तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी ए बी दोनों हैं। अगर ए सही है, बी सही है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी ए बी दोनों। और ऑप्शन आपको चारों लिखना है। ऑप्शन चारों लिखने के बाद जो उत्तर सही होगा उस पर निशान लगाना है और उसको अगली लाइन में उत्तर में लिखना भी है। तो इस तरह से आपको आसानी से, सरलता से प्रश्न याद हो जाएंगे, पाठ याद हो जाएगा, पूरे पाठ की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। चलिए अगले पाठ पे आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 16, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस सागर में स्थित है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस सागर में स्थित है? तो लाल सागर में स्थित है, या अरब सागर में, या भूमध्य सागर में, या प्रशांत महासागर में? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस सागर में स्थित है? प्रश्न नंबर 16। तो चलिए हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? एटना ज्वालामुखी को, या स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, या कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को, या वेसुवियस ज्वालामुखी को? प्रश्न नंबर 17, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो ये कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अमेरिका का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इटली का एटना ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, या म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी? प्रश्न नंबर 18, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अमेरिका का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इटली का एटना ज्वालामुखी,
जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ऑप्शन डी म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। तो संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इनमें से आपको बताना है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, या कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, या सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रश्न नंबर 19, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, या उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? प्रश्न नंबर 20, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी दोनों सुप्त ज्वालामुखी हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20, सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी सुप्त ज्वालामुखी है, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी भी सुप्त ज्वालामुखी है। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन सी ए बी दोनों ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत में स्थित है? बैरन ज्वालामुखी, या विसुवियस ज्वालामुखी, या फ्यूजियामा ज्वालामुखी, या एटना ज्वालामुखी। तो विसुवियस और एटना इटली में है, विसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, और एटना इटली में है। आपसे पूछा जा रहा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत में स्थित है? तो अब आप समझ गए होंगे भारत में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है। बैरन ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, भूकंप कहते हैं, सुनामी कहते हैं, या चक्रवात कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूकंप। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उसे कहते हैं भूकंप। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र, या भूकंप अधिकेंद्र, या महाद्वीपीय पेटी, या सुनामी। प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, महाद्वीपीय पेटी, या सुनामी। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भूकंप उद्गम केंद्र। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को कहते हैं भूकंप उद्गम केंद्र। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24,
भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 24, भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अध केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं या महाद्वीपीय पेटी कहते हैं? प्रश्न नंबर 24, भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अधिकेंद्र। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। लहरें समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। विशाल लहरों को सुनामी कहते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 25, चलिए हम उत्तर बताते हैं। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए, समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। ये सही है। ऑप्शन बी, लहरें समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं, ये क्रिया भी होती है। विशाल लहरों को सुनामी कहते हैं, ये भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये तीनों सही हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं होती हैं। उपर्युक्त सभी क्रियाएं होती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? प्रश्न नंबर 26, प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 70%, लगभग 80%। प्रश्न नंबर 26, प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? तो ये आते हैं लगभग 80%। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? परिप्रशांत अग्निवलय कहा जाता है या महाद्वीपीय पेटी कहा जाता है या भूकंप उद्गम केंद्र कहा जाता है या भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है? प्रश्न नंबर 27, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। परिप्रशांत अग्निवलय, परिप्रशांत अग्निवलय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 28, भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप अधिकेंद्र या परिप्रशांत अग्निवलय या अंतः महाद्वीपीय पेटी? प्रश्न नंबर 28, भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है अंतः महाद्वीपीय पेटी। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका हम यहाँ पे हल करवाते हैं, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये पहला प्रश्न है। इसके का खा गा घा ये उपभाग हैं, समझिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के उपभाग हैं जो का खा गा घा ऐसा हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न का अस्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? अस्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? अस्थल मंडल अनेक खंडों में विभाजित है, इन्हें अस्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इन्हें अस्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रश्न का अस्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका है अस्थल मंडल अनेक खंडों में विभाजित है, इन्हें अस्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर ख, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक तल में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। प्रश्न ख है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक तल में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर ग, मूड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? मूड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर कैसे याद करेंगे? इसका उत्तर क्या है? चलिए हम याद करवाते हैं, नोटबुक में लिख भी लेना। मूड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मूड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। मूड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की करीब आती हैं तो मूड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर का, मूड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर होगा जब दो प्लेटें एक दूसरे की करीब आती हैं तो मूड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर घ, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। तो चलिए पहले देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उनके लक्षण क्या हैं। तो चलिए उत्तर इसका देखते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर में ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। अब इनके लक्षण क्या हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी पहले देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख से लावा निकलता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी का लक्षण क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख से
लावा निकलता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी समझिए। आप सुप्त ज्वालामुखी देखते हैं। सुप्त ज्वालामुखी का क्या लक्षण है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुप्त ज्वालामुखी के लक्षण क्या हैं? जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब चलिए तीसरा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है। इसके क्या लक्षण हैं? शांत ज्वालामुखी इस प्रकार की ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था। इस प्रकार की ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, लक्षण हैं। शांत ज्वालामुखी का लक्षण, इस प्रकार की ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। तो ये लक्षण थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्नमरंगा में देखें, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताएं। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताएं। तो ज्वालामुखी से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। पहले हम आपके सामने लाभों का वर्णन करते हैं कि ज्वालामुखी के लाभ क्या हैं। तो ये लाभ हैं, लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। पहला लाभ ज्वालामुखी विस्फोट से पहला लाभ है, लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की पैदावार अच्छी होती है। दूसरा लाभ, ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, लौह खनिज आदि आ जाते हैं, आज पृथ्वी पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो ये भी लाभ है। यहाँ पे लिखना है आपको, ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क आदि पृथ्वी पर आ जाते हैं। यहाँ पृथ्वी नहीं लिखा है, आपको पृथ्वी पर आ जाते हैं। समझिए, पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ देखते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है जो रोग के लिए लाभकारी है। तीसरा लाभ, ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है जो रोग के लिए लाभकारी है। चौथा लाभ देखते हैं, क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बन जाते हैं तथा इन्हीं का पानी सिंचाई के काम में आता है। चौथा लाभ क्या है? क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बन जाते हैं तथा इन्हीं का पानी सिंचाई के काम आता है। अब लाभ दे चुके हैं, अब हानि भी देख लें, इनसे क्या हानियां होती हैं। तो हानि में देखेंगे, पहली हानि कौन सी है? ज्वालामुखी फटने से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से पहली हानि, ज्वालामुखी फटने से निकलने वाले लावा के नीचे
वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। दूसरा लाभ क्या है? लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। दूसरी हानि क्या है? लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। अब तीसरा हानि क्या है? तीसरी हानि है ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैस निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। ज्वालामुखी से तीसरी हानि, ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैस निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। चौथी हानि देख लेते हैं। चौथी हानि क्या है? ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। चौथी हानि, ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 4, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, उत्तर इसका क्या है? अंतर क्या है? पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र यानी पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, भूकंप आने के समय अपनाई जाने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 विधियां लिखिए। तो इसमें चलिए हम अधिक से अधिक विधियों का वर्णन करते हैं। इसमें 2 विधियां पूछी गई हैं, 2 सावधानियां पूछी गई हैं। हम कई सावधानियों को आपके सामने रखते हैं। उत्तर, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली सावधानी इस प्रकार है। भूकंप आने के समय अपनाई जाने वाली सावधानी इस प्रकार हैं। चलिए हम सावधानियों के ऊपर चर्चा करते हैं। नंबर 1, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो भूकंप आने के समय स्कूल भवन तुरंत छोड़कर बाहर खुले स्थान पर चले जाएं और भवन से दूर खड़े हो जाएं। भूकंप से सावधानी में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो भूकंप आने के समय स्कूल भवन तुरंत छोड़कर बाहर खुले स्थान पर चले जाएं और भवन से दूर खड़े हो जाएं। दूसरा सावधानी क्या है? दूसरी सावधानी, यदि आप नगर कस्बा में हो तो किसी में सख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छुप जाएं। ध्यान ये भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु
या पंखा के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। दूसरी सावधानी में, यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हों तो किसी में तोशक या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छुप जाएं। ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखा के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। अब तीसरी सावधानी क्या है? अगर मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर हेलमेट सिर में लगा लें। ध्यान रहे लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। तीसरी सावधानी क्या रखेंगे? अगर मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर हेलमेट सिर में लगा लें। ध्यान रहे लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो एक तरफ ABCD दिया गया है, दूसरी तरफ 1 2 ये 3 है भाई, 3 4 है, समझ गए। तो एटना को मिला देते हैं इटली से। नर्मदा को भ्रंश घाटी से। कोटोपैक्सी को सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। हिमालय वलित पर्वत है। A को मिला दिया 4 से, B को मिला दिया 1 से, C को मिला दिया 2 से और D को मिला दिया 3 से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिखकर फटाफट इसको सही मिलान कर दें, सही जोड़े बना दें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो ये आपके सामने सही जोड़ा बन गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप जल्दी जल्दी लिख लें, याद कर लें, नोट कर लें। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब का प्रश्न का है, ज्वालामुखी के छिद्र को खाली स्थान कहते हैं। ज्वालामुखी के छिद्र को फिर खाली स्थान है कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बीवर कहते हैं। बीवर कहते हैं। प्रश्न खा, अधिकतर भूकंप महासागर के दोनों तट पर आते हैं। खाली स्थान में क्या भरेंगे? अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर, प्रशांत भरेंगे। अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। तीसरा गा प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेटें खाली स्थान है पर तैरती रही हैं। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? दुर्बलता मंडल। खाली स्थान में दुर्बलता मंडल, स्थलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैरती रही हैं। फिर प्रश्न गा, जब मैग्मा धरातल पर फैलता है तो उसे खाली स्थान क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? जब मैग्मा धरातल पर फैलता है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा पठार। जब मैग्मा धरातल पर फैलता है तो उसे लावा पठार कहते हैं। तो चलिए, ये तीसरा पार्ट यानी तीसरा सेशन भूगोल से कक्षा 7 के लिए। तो कक्षा 7 वाले बच्चे 2-3 बार सेशन को देखेंगे, याद हो जाएगा, नोटबुक में लिख लेंगे और सही स्पष्ट साफ शब्दों में लिखेंगे और 2-3 बार देखें, याद हो जाएगा। तो चलिए
ये तुम्हारा कक्षा 7 का पाठ 3 का सेशन जा रहा है। अब हम इसी के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।